स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन टू माय क्लास। तो जैसे कि हम लोगों ने कल डिसाइड किया था। गुड इवनिंग वैष्णवी। जैसे कि कल के क्लास में मैंने बताया था कि फ्राइडे को या तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को कवर करेंगे या मीडिएवल हिस्ट्री को कवर करेंगे, राइट? 2 डेज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देंगे, 2 डेज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को देंगे या मीडिएवल हिस्ट्री को देंगे, एंड 1 डे एंशियंट एंड मीडिएवल में से जो लेफ्ट बच जाएगा उसको देंगे, राइट? तो मीडिएवल हिस्ट्री हो या एंशियंट हिस्ट्री, हमें क्रोनोलॉजिकल डिवीजन तो जानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंशियंट और मीडिएवल हिस्ट्री का कॉमन टॉपिक है, जिसको हम लोग टाइम स्केल इन हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है? तो हिस्ट्री की आज के डेट पे हम लोग टाइम स्केल के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। इसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है? तो आज का जो क्लास है इज अबाउट टाइम स्केल इन हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल डिवीजन। तो आज के क्लास में हम लोग जो कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो ये है। फर्स्ट, गुड इवनिंग कार्तिक। फर्स्ट, व्हाट इज टाइम स्केल इन हिस्ट्री? हिस्ट्री में टाइम स्केल किसे कहते हैं? जैसे आप सब ने मैथमेटिक्स के लिए स्केल यूज किया है, राइट? केमिस्ट्री के लिए आप सबको पता है कि कुछ स्केल्स होते हैं, कुछ मेजरमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, जियोग्राफी के लिए अलग से स्केल को यूज किया जाता है, लेकिन हिस्ट्री के लिए भी कुछ स्केल का यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं टाइम स्केल। तो ये टाइम स्केल क्या है, इसके बारे में हमें डिटेल्स में जानना है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? यूपीएससी में ये वाला जो पोर्शन है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज टाइम स्केल इन हिस्ट्री, टाइम स्केल किसे कहते हैं, ठीक है? देन हमारा सेकंड टॉपिक होगा बेसिक यूनिट्स ऑफ टाइम स्केल। टाइम स्केल का बेसिक यूनिट्स क्या है? हिस्टोरिकल इरास क्या क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है? देन आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसको स्टोन एजेस भी बोलते हैं, तो स्टोन एजेस में कौन से वो आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल होते हैं, कब से कब का टाइम पीरियड होता है, ये सब कुछ हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाई डू हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू पीरियड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि मैम हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को इतने पीरियड्स में डिवाइड क्यों किया है, ठीक है? आप लोगों को भी मतलब अपने आप से ये सवाल आप लोगों ने किया होगा, मतलब आप लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो उठा ही होगा कि हिस्ट्री में इतना पीरियोडिकली डिवीजन क्यों है। तो आज की क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे कि व्हाई डू हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू पीरियड्स, ठीक है? और इस चैप्टर से रिलेटेड 5 थोड़ा सा टफ एमसीक्यूज मैंने रखा है, बिल्कुल इजी नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग 5 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे आफ्टर कवरिंग ऑल 5 टॉपिक्स, ठीक है? समझ आया कि आज के क्लास में हम लोग कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे? तो आज के क्लास का जो टॉपिक है, यहाँ पे मैंने नेम दे दिया है, कंटेंट दे दिया है और डेट दे दिया है, क्योंकि काफी टाइम ना पीडीएफ को ध्यान में रखते हुए कौन से डेट पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो ये याद नहीं रहता है, राइट? तो मेक श्योर कि आप लोग भी टाइम के हिसाब से ही पीडीएफ को अरेंज करके रखिएगा, ताकि जब आप लोग सर्च करेंगे रिवीजन के टाइम पे तो आसान रहेगा, राइट? चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा-सा देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में है क्या। अंडरस्टैंडिंग द टाइम स्केल इन हिस्ट्री इज एसेंशियल बिकॉज़ इट हेल्प्स अरेंज हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड अंडरस्टैंड कंटिन्यूटी एंड चेंज ओवर टाइम। बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ पे ये पूरा चैप्टर का जीस्ट बस इस सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक में दिया गया है। क्या कहा जा रहा है कि इस हिस्ट्री के जो टाइम स्केल है, इसको समझने के लिए ये समझना क्यों ज़रूरी है? टाइम स्केल को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लोग टाइम स्केल को अच्छे तरीके से समझ लोगे, देन इट विल हेल्प यू टू अरेंज historical events in chronological order and understand continuity and change over time। देखो, historical events chronological order में हुआ है, किसके बाद क्या हुआ है? अगर आप लोग टाइम स्केल को समझते हो, तो chronologically कौन सा historical events कब हुआ है, किसके बाद क्या हुआ है, ये समझ पाओगे। दूसरा, टाइम पीरियड में कंटिन्यूटी को समझ पाओगे कि किसके बाद क्या हुआ है और किस तरीके से चेंजेस
ओवर द टाइम हुआ है, ठीक है? चेंजेस का मतलब आप लोग इवोल्यूशन भी कह सकते हो। सोसाइटल जो इवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस हुआ है, वो किस तरीके से हुआ है। तो ये सब कुछ अगर आप लोग टाइम स्केल को समझते हो, तो फिर आसानी से आप लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कंटिन्यूटी, चेंजेस ओवर टाइम और इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी को या फिर इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड सोसाइटी को समझ पाओगे। क्लियर है कि टाइम स्केल को समझना क्यों ज़रूरी है? क्रोनोलॉजिकल डिवीजन को समझना क्यों ज़रूरी है? तो ये होता है इस चैप्टर का मेन हिस्सा। अभी हम लोग थोड़ा-सा और डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? स्टूडेंट अगर किसी को कोई भी डाउट होगा, तो आप लोग जैसे ही मैं टॉपिक को एंड करूँ, आप लोग मुझे बताते रहना, ठीक है? और अपना फीडबैक क्लास के साथ-साथ ही देते रहना, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को क्लास सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है? ओके, नाउ तो हमारा फर्स्ट यूनिट है ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज टाइम स्केल इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में टाइम स्केल क्या है? अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि टाइम स्केल एक ऊपर ऊपर से हम लोगों ने ओवरव्यू किया था, राइट, कि क्या है क्या नहीं है। अभी थोड़ा सा थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं। Refers to the chronological division of past into different periods to make historical study systematic. Systematically historical study को बनाने के लिए, systematically history के study को करने के लिए chronological division किया गया है past को into different periods और इसी periods को हम लोग कहते हैं time scale. For an example, 2010 से लेके 2026 को अगर हम लोग 5 इयर्स के गैप में डिवाइड करेंगे, 2015, 2020, 2025, देन 2026 यहाँ पे नहीं आएगा, 2026 यहाँ पे आएगा, देन 2030। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हम लोगों ने अपने किसी पर्पस के लिए इस टाइम पीरियड को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पीरियडिकली डिवाइड किया है, राइट? एक पीरियड यहाँ से यहाँ पे है, एक पीरियड यहाँ से यहाँ पे है, एक पीरियड यहाँ से यहाँ के लिए है, एक पीरियड यहाँ से यहाँ के लिए है, ठीक है? तो हम अपने कोई पर्पस के लिए 2010 से लेके 2030 तक का जो टाइम पीरियड है, इसको पीरियडिकली डिवाइड किया है। क्लियर है? तो इसी पीरियडिकल डिवीजन को ही हम लोग टाइम स्केल कहते हैं, ठीक है? इसी चीज को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? टाइम स्केल। क्लियर हुआ? हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को जानने समझने के लिए, पास्ट इवेंट्स को जानने समझने के लिए, हिस्टोरिकल स्टडी को सिस्टमेटिकली कंडक्ट करने के लिए क्रोनोलॉजिकली टाइम पीरियड को डिफरेंट पीरियड्स में छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया है, जिसको हम लोग टाइम स्केल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समझ आया टाइम स्केल किसे कहते हैं? अभी अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि बताओ व्हाट इज द टाइम स्केल, आप लोग इसका आंसर दे पाओगे? चलो। It helps historians understand the sequence, duration, continuity, and transformation of historical events. For an example, कोई एक historical event हुआ है. For an example, कुछ टाइम पहले कोरोना हुआ था. ठीक है? अगर हम लोग टाइम पीरियड को एक पीरियड में डिवाइड नहीं करेंगे, टाइम स्केल को छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड नहीं करेंगे, तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ कोरोना कब आया था, क्या आप लोग बता पाओगे? नहीं। बट अगर आप लोग पूरे टाइम पीरियड को 2015 से लेके 2026 के टाइम पीरियड को एक-एक साल के बीच में डिवाइड कर लेते हो और फिर आप लोग कहते हो, देखो ये जो कोरोना है ना, ये एग्जैक्टली 2020 से लेके 2022 तक रहा था, ठीक है? 2 साल। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों ने एक हिस्टोरिकल इवेंट का ड्यूरेशन क्या था, सीक्वेंस क्या था, कंटिन्यूटी कब से कब तक था, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ था, ये अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट? तो टाइम स्केल भी हिस्टोरियंस के लिए वही काम करता था, ठीक है? हिस्टोरियंस को टाइम स्केल से क्या समझने के लिए, मतलब क्या समझने के लिए हेल्प मिलता था, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स का सीक्वेंस क्या था, वो कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स कब से कब तक हुआ था, कंटिन्यूटी क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो ये सब कुछ समझने के लिए हिस्टोरियंस को टाइम स्केल की जरूरत थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने पूरे पास्ट को छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर लिया, जिसको हम लोग टाइम स्केल बोलते हैं, और टाइम स्केल का पर्पस भी हमें मिल चुका है। क्लियर? नाउ टाइम स्केल इज बेस्ड ऑन, अब देखो अब टाइम स्केल को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन ईयर्स,
सेंचुरीज, मिलेनिया और हिस्टोरिकल इरा। अभी आप लोग कह सकते हो कि मैम, क्या हम लोग टाइम पीरियड को डेज में डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स काफी लॉन्ग टर्म तक होता है। जैसे कोरोना, कोरोना में आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना कितने सालों तक चला था, ना कि कितने दिनों तक। ठीक है, क्योंकि कोरोना 2 से 3 साल तक चला था। तो यहाँ पे आप कोरोना के बारे में डिस्कस करने के लिए साल को एक-एक साल में डिवाइड करोगे, ना कि एक-एक दिन में डिवाइड करोगे। आप लोग तो ऐसा नहीं बोलोगे कि देखो कोरोना जो था 1000 डेज़ चला था या फिर 1500 डेज़ चला था। आप लोग बोलोगे सिंपल भाषा में, जो कोरोना हुआ था पूरे वर्ल्ड में, वो 2 से 3 साल तक चला था। पहले साल में ऐसा हुआ था, दूसरे साल में ऐसा हुआ था, तीसरे साल में ऐसा हुआ था। आप लोग डे के हिसाब से तो नहीं बोलोगे। तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा-सा ध्यान में देना कि टाइम स्केल का जो डिवीज़न होगा वो हमेशा ईयर्स में होगा, ठीक है? सेंचुरीज में होगा, मिलेनियम में होगा और हिस्टोरिकल इराज में होगा, ठीक है? ना कि दिन में होगा, मतलब ना कि डेज में होगा या मंथ में होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि टाइम स्केल इज बेस्ड ऑन ईयर्स, सेंचुरीज, मिलेनिया एंड हिस्टोरिकल इराज। ठीक है? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है? इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखना। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक बहुत ही कॉमन यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ टाइम स्केल। ठीक है, क्या है भाई ये बेसिक यूनिट्स ऑफ टाइम स्केल? जस्ट अ मिनट। बेसिक यूनिट्स का मतलब होता है कि कौन से वो यूनिट्स हैं जिसको हम लोग टाइम स्केल के अंदर बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बता देती हूँ, बहुत ही इजी है यूनिट। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने अभी देखा कि मैंने अभी बताया यहाँ पे इराज, सेंचुरीज, मिलेनिया, हिस्टोरिकल इराज, राइट? तो ये जो यूनिट है, इसका मतलब क्या है? और मतलब विथ एग्जांपल या फिर मैं इसका टाइम पीरियड भी बता दूंगी, ठीक है? कि ये जो इराज है, इराज का मतलब क्या है? सेंचुरीज का मतलब क्या है? मिलेनिया का मतलब क्या है? हिस्टोरिकल इराज का मतलब क्या है? और एक बात, इसी चीज को हम लोग यूनिट्स बोलते हैं, सॉरी, बेसिक यूनिट्स बोलते हैं टाइम स्केल के अंदर। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मैथ्स में देखा होगा बेसिक यूनिट्स होते हैं, राइट? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, राइट? ठीक वैसे हिस्ट्री के अंदर, टाइम स्केल के अंदर भी कुछ बेसिक यूनिट्स होते हैं, जो है ईयर्स, सेंचुरीज, मिलेनिया, हिस्टोरिकल ईयर्स। क्लियर है कि कौन से बेसिक यूनिट्स हैं टाइम स्केल के अंदर, हिस्ट्री के अंदर? हाँ, बिल्कुल बीसीएडी। बीसीएडी ये देखो, ये बेसिक यूनिट्स में नहीं आएँगे, बेसिक यूनिट्स में आएँगे ईयर्स, सेंचुरीज, मिलेनियम, जैसे मतलब जो जिसको आप मेज़र कर सकते हो, जो मेज़रिंग यूनिट्स होगा, बेसिक यूनिट्स इन द सेंस कि जो मेज़रिंग यूनिट्स होगा। जैसे स्केल में, मैथमेटिक्स में यूनिट्स किसे बोलते हैं? स्केल का कोई यूनिट्स मिलीमीटर, सेंटीमीटर यही सब होते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जिसके थ्रू आप लोग कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स को मेज़र कर सकते हो, है ना? तो इसीलिए बेसिक यूनिट्स ऑफ टाइम स्केल के अंदर ईयर्स, सेंचुरीज, मिलेनियम, हिस्टोरिकल इरास ये सब आएगा, जिसके थ्रू आप लोग कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स कितने सालों तक कंटिन्यू हुआ था, सीक्वेंस का क्या था, कब से कब तक चला था। इज दैट क्लियर? यस, यहाँ पे बेसिक यूनिट होगा, मीनिंग होगा एंड इसका मैं एग्जांपल भी बता दूंगी। नो, नाउ सबसे पहले ईयर, जो कि बेसिक यूनिट के अंदर आता है, आप सबको पता है इसका मतलब क्या होता है। 1 ईयर का मतलब 365 डेज। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल 1947, ठीक है, क्रिश्चियन एरा। ठीक है, या फिर अभी क्रिश्चियन एरा को हम लोग नहीं पकड़ेंगे, अभी थोड़ी देर में मैं डिटेल्स बता दूंगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ईयर एक बेसिक यूनिट है टाइम स्केल के अंदर, जिसका मतलब होता है 365 डेज। फॉर एन एग्जाम्पल 1947। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, 2025। क्लियर है? ईयर का मतलब समझ आया, ईयर का एग्जाम्पल पता चल गया। नाउ डिकेड, डिकेड का मतलब क्या होता है? आप सबको थोड़ा बहुत आप सब लोगों को पता ही होगा। डिकेड का मतलब होता है 10 इयर्स। 10 इयर्स को कलेक्टिवली आप लोग कह सकते हो डिकेड। 1 डिकेड मीन्स 10 इयर्स, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल 1992, 1999, ठीक है? या फिर आप लोग 2000 से 2010 तक कर लो। क्लियर है? नाउ
सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100 इयर्स, ठीक है? सेंचुरी का मतलब होता है 100 इयर्स, ओके? फॉर एन एग्जांपल 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का मतलब होता है 1901 से लेके 2000 तक, ठीक है? ठीक ऐसे ही 19th सेंचुरी होगा, जिसका मतलब होगा 1801 से लेके 1900 तक, ठीक है? तो इस तरीके से सेंचुरीज़ का मतलब होता है 100 इयर्स और उसका एग्जांपल होगा ये। देन एंड में आएगा मिलेनियम, ठीक है? मिलेनियम का मतलब क्या होता है? 1000 इयर्स, क्लियर? 1000 इयर्स का मतलब होता है एक एग्जांपल दे रही हूँ, सेकंड मिलेनियम। जो कि हुआ था 1001 से लेके 2000 तक। तो बेसिक यूनिट्स यहाँ से समझ आता है कि बेसिक यूनिट्स क्या है, कौन से हैं। फर्स्ट जो सबसे स्मॉल बेसिक यूनिट्स हैं, वो है ईयर, जिसके अंदर 365 डेज आता है। फॉर एन एग्जांपल 1947 2025। उसके बाद थोड़े से बड़े यूनिट के अंदर आता है डिकेड, जिसका मतलब होता है 10 इयर्स। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। देन थर्ड पे आता है सेंचुरी, 100 इयर्स, 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी एंड देन मिलेनियम, ठीक है? एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, बहुत टाइम क्रोनोलॉजिकली बेसिक यूनिट्स के ऑर्डर्स पूछे जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो अगर पूछा जाए कि बताओ टाइम स्केल के अंदर बेसिक यूनिट्स के असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो, तो सबसे पहले ईयर आएगा, देन डिकेड आएगा, देन सेंचुरी आएगा, देन मिलेनियम आएगा। एंड अगर पूछा जाए कि इसको टाइम स्केल के अंदर जो बेसिक यूनिट्स होते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, देन सबसे पहले मिलेनियम आएगा, देन सेंचुरी, देन डिकेड एंड देन ईयर। ये क्लियर हुआ? समझ आया आप सबको? हाँ, सेंचुरी 100 इयर्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हुआ? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अनुसार जो इसका अरेंजमेंट होगा, बेसिक यूनिट्स किसे कहते हैं टाइम स्केल के अंदर, क्लियर है? चलो, तो अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब बात करेंगे हिस्टोरिकल इरास को। हिस्टोरिकल इरास, अब देखो हिस्टोरिकल इरास जो कि हिस्ट्री को डिस्कस करने के लिए जब आप लोग स्टडी करोगे, तो फिर आप लोगों को ये बहुत ज्यादा टर्म मिलेगा। बीसीई और सीई, या फिर जिसको एडी भी बोला जाता है। क्लियर? चलो मैं बता देती हूँ। देखो ये जो हिस्टोरिकल पीरियड है, ये जो टाइम स्केल है, यूरोपियंस ने बनाए थे। और यूरोपियंस ने बनाए थे तो इसीलिए उन्होंने अपना जो गॉड है जीसस क्राइस्ट है, उनके बर्थ को न्यूट्रल पोजीशन पे रखा, बेस पे रखा, और उसके बेस पे ताकि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है, जीसस क्राइस्ट जो कि है, सारी दुनिया के लोग उनको याद करें, ठीक है? उनका जो नाम है वो अमर हो जाए। तो इसके लिए यूरोपियंस ने क्या किया, जीसस क्राइस्ट के जो बर्थ टाइम है, उसको उन लोगों ने बेस बनाया, न्यूट्रल बनाया, जीरो रखा। और उन लोगों ने बोला कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जो भी इवेंट्स हुए हैं, उनको हम लोग बीसीई बोलेंगे। मतलब बिफोर क्रिश्चियन इरा, ठीक है? ठीक है? और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से जो टाइम पीरियड होगा, उसको हम लोग सीई बोलेंगे या फिर एडी बोलेंगे, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा और क्रिश्चियन एरा। कॉमन एरा, और काफी टाइम इसको क्रिश्चियन एरा भी बोला जाता है। क्लियर है? और ये जो जीरो आपको दिख रहा है, ये है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है? अभी समझ आया कि बीसीई का मतलब क्या होता है? जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जो भी इंसिडेंट हुए होंगे, उसको हम लोग बीसीई के अंदर जानेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल 3000 बीसीई, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से 3000 साल पहले। क्लियर? एंड जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो पीरियड होगा, जिसको क्रिश्चियन एरा, कॉमन एरा बोलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी एक 1200 क्रिश्चियन एरा, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के 1200 साल बाद। समझ आया? ये पॉइंट समझ आया? डिवीजन समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ये क्लियर है सबको?
गुड। चलो, अब बात करेंगे पहले बिफोर क्रिश्चियन एरा के बारे में कि बिफोर क्रिश्चियन एरा और बीसीई refers to years before the birth of Jesus Christ। ठीक है, टाइम इज काउंटेड बैकवर्ड्स। यहाँ पे देखो, आप सबको पता है कि जैसे ये बैकवर्ड में काउंट होता है, ठीक है? मतलब जितना पीछे की तरफ जाएगा, ये टाइम पीरियड उतना बड़ा होता जाएगा, ठीक है? मतलब फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ, बहुत साल पुरानी एक घटना है, 3000 साल पुरानी घटना है, तो 3000 साल तो यहाँ पे होगा ना सबसे पीछे। और अगर 1000 साल घटना है, मतलब 3000 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। पुराना है, लेकिन उतना पुराना भी नहीं है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा और अच्छे से बताती हूँ। इसको अगर हम लोग थोड़ा-सा और डिटेल्स में बोलेंगे तो जैसे इस तरफ बीसीई जा रहा है। ये जितना इस तरफ जाएगा, इसका मतलब होता है कोई भी पुरानी घटना और पुरानी होती जाएगी। आप लोग कभी-कभी इंग्लिश में पढ़ते हो ना, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है? जो बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, और ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ओल्ड से ओल्डेस्ट। जितना पुराना होगा वो उतना ओल्डेस्ट एक्शन होगा, ओल्डेस्ट इवेंट होगा, ठीक है? फॉर एन एग्जांपल 6000 बीसीई, ठीक है? जो कि एंड में आएगा। उसके बाद 5000 बीसीई, 4000 बीसीई, 3000 बीसीई, 2000 बीसीई, 1000 बीसीई, देन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो जाता है, ठीक है? मतलब समझ आया कि ये पीछे की बढ़ रहा है, और ठीक इसका उल्टा क्रिश्चियन एरा में होता है, ठीक है? यहाँ पे 1000 क्रिश्चियन एरा, उसके बाद 2000, देन 3000, देन 4000, देन 5000, कुछ इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। जैसे अभी अगर आप लोग देखोगे 2020, देन 2025, उसके बाद 2030 आएगा, 2035 आएगा, 2040 आ रहा है। मतलब राइट हैंड साइड पे ये बढ़ ही रहा है, ठीक है? ये मॉडर्न सिचुएशन है, मॉडर्न इवेंट्स हो रहे हैं, और मॉडर्न टाइम मतलब जो क्रिश्चियन एरा का टाइम है, तो इसीलिए ये राइट हैंड साइड पे बढ़ रहा है। और बीसीई मतलब यहाँ पे हम लोग हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, और ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री का भी हिस्ट्री है, तो इसीलिए जितना पुराना, जितने पीछे की तरफ जाएगा, उतना टाइम स्केल की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना पुराना और ओल्डेस्ट इवेंट होगा। जैसे 6000, 5000, 4000, कुछ इस तरीके से। मतलब जीसस क्राइस्ट से के जन्म से जितना पीछे आप लोग जाओगे, हिस्टोरिकल इवेंट्स उतनी पुरानी होती जाएगी, सबसे पुरानी। और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से जितना आप आगे बढ़ोगे, उतना आपको क्रिश्चियन एरा के, कॉमन एरा के, या फिर एडी के मतलब नई हिस्ट्री के चीजें देखने को मिलेगी। और ऐसे आगे आते आते आपको मॉडर्न टाइम में 2025-26 भी दिख जाएगा। तो ये समझ आया कि किस तरीके से बीसीई में ये काउंटेड बैकवर्ड्स होता है, ये पीछे की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे बोला है टाइम इज काउंटेड बैकवर्ड्स। ये क्लियर है सबको? गुड। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, 3000 बीसी का मतलब होता है अर्ली, अर्लियर। 1000 बीसी का मतलब होता है लेटर। क्लियर है? नाउ अभी उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन एरा, क्रिश्चियन एरा और एडी, ठीक है? रेफर्स टू इयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो पीरियड है, इसी को हम लोग क्रिश्चियन एरा कहते हैं। टाइम मूव्स फॉरवर्ड, और यहाँ पे टाइम फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल 500 सीई, 1947, 2026 क्रिश्चियन एरा, ठीक है? हुँ। यहाँ पे एक छोटा-सा नोट है, बीसीई और सीई आर सेक्युलर अल्टरनेटिव्स टू बीसी और एडी, ठीक है? बीसीई और क्रिश्चियन एरा आर सेक्युलर, मतलब कि जैसे आज के डेट पे पहले लोग बीसीई एंड सीई ये वाले टर्म्स को यूज़ करते थे। आज के डेट पे लोग बीसीई की जगह सिर्फ बीसी को यूज़ करते हैं, एंड सीई की जगह पे एडी को यूज़ करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है। और मुझे इतना याद है लास्ट क्लास में मैंने शायद बताया होगा एडी का फुल फॉर्म क्या है। तो पुराने स्टूडेंट्स जितने भी हैं, आई गेस आपको पता होगा कि एडी का फुल फॉर्म क्या होगा, राइट? तो कोई मुझे बता सकता है एडी का फुल फॉर्म क्या है? एनीवन?
एनीवन? ठीक है, मैं ये होमवर्क दे रही हूँ कि आप लोगों को एडी का फुल फॉर्म मुझे बताना है। हाँ, बिल्कुल सही कार्तिक, बिल्कुल सही एनो डोमिनी, वेरी गुड। बाकी जिनको नहीं पता है या फिर जे जो भूल गए हैं, वो खुद सर्च करेंगे और मुझे इसका नाम बताएँगे, ठीक है? मैं यहाँ पे फुल फॉर्म इसका नहीं लिख रही हूँ। तो ये दूसरा यूनिट कंप्लीट है, हिस्टोरिकल इरास किसे कहते हैं? चलो, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल और स्टोन एज। मतलब जैसे हम लोग टाइम स्केल के बारे में देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही वैष्णवी, वेरी गुड। चलो आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल देखो, जब भी हम लोग टाइम स्केल को डिस्कस करते हैं, हमेशा आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल को भी ना साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में हमें आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल स्टडी करना है। और जब हम लोग टाइम स्केल को डिस्कस कर ही रहे हैं, तो लगे हाथ तो आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल को भी या फिर स्टोन एज के टाइम स्केल को भी डिस्कस कर लेंगे, तो फिर ये हमारे लिए समझना ईज़ी रहेगा, ठीक है? तो सब देखो, आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल जितने भी स्टोन एज में जो भी चीज़ें हुई थी, ये सब कुछ बीसीई के अंदर हुआ था, ठीक है? ये सब बीसीई के अंदर हुआ है और ये क्रिश्चियन एरा है। बीसीई की जगह मैं अब से बीसी यूज़ करूँगी और सीई की जगह मैं अब से एडी यूज़ करूँगी। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैलियोलिथिक एज। अभी मैं यहाँ पे टाइम स्केल के बेस पे स्टोन एज को बता रही हूँ। जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू करेंगे, तब मैं स्टोन एज को और ज़्यादा डिटेल्स में बता दूँगी। ठीक है? क्योंकि ये सारी वो पार्ट्स हैं, जहाँ से एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है? और स्टेट बीसीएस एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स यहाँ से आते हैं। तो बीसीई में और बीसी में हम लोग पैलियोलिथिक एज को देखते हैं या फिर स्टोन एज को देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले जिसको ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है, पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज। उसके बाद आता है मेसोलिथिक एज और मिडल स्टोन एज, देन नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज और चैल्कोलिथिक एज, ठीक है? नियोलिथिक एज और चैल्कोलिथिक एज और ये सब कुछ स्टोन एज के अंदर ही आता है, ठीक है? और ये हिस्ट्री के बहुत पुरानी घटना है, अर्लीस्ट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इसके आगे या फिर इससे भी आगे क्या हुआ था, उसके बारे में हिस्टोरियंस को अभी तक और कोई ट्रेस नहीं मिला है। तो जैसे कहते हैं ना कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो पैलियोलिथिक एज ये वो फेज है या फिर स्टोन एज वो फेज है, हिस्ट्री का वो फेज है जो जहाँ से आप लोग मान सकते हो कि ह्यूमन का कहानियों का कहानी का शुरुआत हुआ है। ठीक है? ये वो फ़ेज़ है जहाँ से हिस्ट्री की शुरुआत हुई है। तो अभी हम लोग स्टोन एज में हैं, हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है, अभी हम लोग उस जगह पे हैं। इसके भी आगे कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, लेकिन अभी तक हिस्टोरियंस को इसके आगे क्या हुआ था ये डिटेल्स में नहीं मिला है, ट्रेस नहीं मिला है। तो अभी तक सबसे पुराना अर्लीस्ट फ़ेज़ अगर ह्यूमन हिस्ट्री का कुछ हमें पता चला है, तो वो स्टोन एज है। स्टोन एज में भी 4 पीरियड्स हैं, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और चारकोलिथिक एज, ठीक है? और उसके बाद से फिर आईबीसी, मौर्यन एम्पायर, वैदिक पीरियड ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जिसके बारे में अच्छा खासा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। क्लियर है? आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में समझ आया? अब देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं कि पैलियोलिथिक एज जो कि स्टोन एज का सबसे पुराना एज हुआ करता था, सबसे एकदम से पुराना स्टेज हुआ करता था। तो फिर वहाँ पे इंसान क्या यूज़ करते थे? उस टाइम पे, उस फेज़ पे ह्यूमन ज़्यादातर हंटर गैदरर्स थे। मतलब वो लोग हंट करते थे, हंटिंग करते थे एंड फूड को कलेक्ट करके फूड गैदर करते थे, ठीक है? वहाँ पे लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता था। लोग बस शिकार करते थे, गुफा में रहते थे, खाना खाते थे और बस आगे बढ़ते थे। स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है? उसके बाद एक फेज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोलिथिक एज और मिडल स्टोन एज, ठीक है? जहाँ पे लोग छोटे-छोटे माइक्रोलिथिक टूल्स का यूज़ करते थे। माइक्रोलिथिक टूल्स का मतलब होता है स्टोन से बने छोटे-छोटे टूल्स का इस्तेमाल करना, ठीक है? स्टोन से बने छोटे वेपन, स्टोन से बने छोटे टूल्स को वो लोग शिकार करने के लिए यूज़ करते थे। और इस एज में जाके लोग डोमेस्टिकेशन शुरू करते हैं। जो आस-पास में जितने भी जंगली जानवर होते हैं, गाय को जो देन
एसेस को, ठीक है? और भी जितने भी उनको उनके सामने उस टाइम पे अवेलेबल डॉग्स, कैट्स, तो इन सबको ये लोग डोमेस्टिकेट करना शुरू करते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हो जितने भी पेट्स हैं, वो उस टाइम से लोगों के साथ, इंसान के साथ, ह्यूमन्स के साथ एक साथ रहना शुरू करते हैं। तो यही वो फेज़ है जहाँ से डोमेस्टिकेशन शुरू होता है। नाउ न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, यहाँ पे क्या होता है, और ये वो फेज है जहाँ से एग्रीकल्चर को बिगिन होता है, एग्रीकल्चर को शुरुआत होती है। मतलब इंसान उस टाइम पे सिर्फ हंटिंग करना जानता था, जहाँ पे उनको जो भी खाने के लिए एडिबल चीजें मिलते थे, वो लोग वही, मतलब वहीं से वो गैदर करते थे, अपनी गुफा में लेके उसको इकट्ठा करते थे, फिर वहां पे उसको खाते थे और आगे बढ़ते थे। लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता था, लोगों को यह आइडिया नहीं था कि भाई एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, खाना को हम लोग प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। लेकिन न्यूलिथिक एज तक आते-आते, न्यू स्टोन एज तक आते-आते लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करना शुरू करते हैं। लोगों के दिमाग में इतना तो समझ आ चुका होता है कि देखो भाई, हम लोग खाना को प्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है? इससे पहले जो लोग थोड़ा बहुत मतलब गुफाओं में रहने लगे थे, वो लोग क्या करने लगे? वो लोग परमानेंट सेटलमेंट्स बनाने लगे, ठीक है? छोटे-छोटे कबीला की तरह छोटे-छोटे कम्युनिटी बना के वो लोग रहने लगे, ठीक है? पॉटरी मेकिंग करने लगे मिट्टी से, पॉलिश्ड टूल्स बनाने लगे, क्योंकि न्यूलिथिक एज तक आते-आते ह्यूमन ब्रेन काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका था, ह्यूमन ब्रेन काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुका था। तो इसीलिए ह्यूमन ब्रेन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझने लगे, ठीक है? क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को वो लोग ऑब्ज़र्व कर चुके थे। तो यहाँ तक आते-आते ह्यूमन लाइफ़, ह्यूमन स्टोरी, ह्यूमन की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव वे में ग्रो करने लगी थी। देन आते हैं चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज में लोग मिट्टी खोद के कॉपर, स्टोन को निकालने लगे, फिर उससे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बनाने लगे एक साथ मिलके, और वही टूल्स का इस्तेमाल वो लोग फूड को कलेक्ट करने के लिए, हंटिंग करने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। ठीक है? उसके बाद लोग क्या करने लगे, आग जलाने लगे। मेटलर्जी का जो सिस्टम था, प्रोसेस था, इसका थोड़ा बहुत शुरुआत यहाँ पे इस स्टेज में हमें देखने को मिला था। ठीक है? चैल्कोलिथिक एज में लोगों को फायर के बारे में पता चल चुका था। डोंट वरी, मैं इन सबको डिटेल्स में बताऊँगी जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टोन एज को डिस्कस करेंगे। ठीक है? अभी सिर्फ हम लोग टाइम स्केल को डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ पे ये स्टोन एज है, तो इसीलिए मैं बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ स्टोन एज का। क्लियर है? ठीक है? तो फिर यहाँ पे आते-आते लोग मेटलर्जी करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन फेस का जो स्टोन एज है, या फिर जो आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ये कवर हो जाता है। ठीक है? इस तरीके से इंसान की जो फर्स्ट फर्स्ट स्टोन एज की फेज़ है, ये कवर होती है और इंसान मॉडर्न एज की तरफ चलने लगता है। अब वही सवाल कि व्हाई डू हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इंटो पीरियड्स, कि हिस्टोरियंस, जैसे कि पहले ही मैंने बताया था कि हिस्ट्री को पीरियड्स में क्यों डिवाइड करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक ओवरव्यू देखा था, ऊपर-ऊपर से देखा था कि सिंप्लिसिटी के लिए, कंटिन्यूटी को समझने के लिए, ट्रांज़िशन को समझने के लिए, चेंजेस को समझने के लिए हिस्टोरियंस ने हिस्टोरिकल इवेंट्स को पीरियड्स में डिवाइड किया था। अब थोड़ा-सा इसको और डिटेल्स में जानते हैं। हिस्ट्री की स्टडी को सिस्टमैटिक बनाने के लिए हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड किया। अगर हिस्टोरियंस ने टाइम स्केल नहीं बनाया होता, ठीक है? पूरे टाइम को पीरियडिकली डिफाइन नहीं किया होता, तो सोचो इतनी सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हो रहे थे, क्या किसी को समझ में आता? मतलब कब क्या हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, इतनी चीज़ें, घटनाएँ पीछे घटी है। क्या आपको समझ में आता कि कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, उससे पहले क्या हुआ था? अगर टाइम स्केल ही आपको नहीं पता होगा, क्या आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? तो हिस्ट्री को सिस्टमैटिकली स्टडी करने के लिए टाइम स्केल को पीरियडिकली डिवाइड करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया था। इसीलिए हिस्टोरियंस ने टाइम पीरियड को मतलब पीरियडिकली डिवाइड करते हैं, ताकि हिस्टोरिकल इवेंट को सिस्टमैटिकली स्टडी किया जा सके। ठीक है? सेकंड पॉइंट, हेल्प्स कंपेयर डिफरेंट सिविलाइजेशन। अब देखो, अगर आपको टाइम पता ही नहीं है कि कौन से पीरियड में कब हुआ था, तो क्या आप इंडियन हिस्ट्री को या फिर इंडियन सोसाइटी को अमेरिकन सोसाइटी के साथ कंपेयर कर सकते हो? क्या आप बोल सकते हो कि देखो अमेरिका में ये हो रहा था, ये वो हो रहा था, उस टाइम पे इंडिया में हो रहा था, जो हम लोग जनरल कंपैरिजन करते हैं। अगर आपको टाइम स्केल नहीं पता है, तो क्या विदाउट नोइंग टाइम स्केल आप लोग डिफरेंट सिविलाइजेशंस को कंपेयर कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। तो इसीलिए डिफरेंट सिविलाइजेशंस को कंपेयर करने के लिए भी डिवीजन को जानना समझना ज़रूरी है।
टाइम स्केल को जानना समझना जरूरी है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइज मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस। मतलब पॉलिटिकली सोसाइटी में कैसे चेंज हुआ था, किस तरीके से चेंज हुआ था, इकोनॉमिकली क्या चेंजेस हुए हैं, कल्चरल चेंजेस कैसे हुए हैं, कब हुए हैं, क्या क्या हुए हैं। इसको अगर हमें समझना है तो इसके लिए भी हमें टाइम स्केल को जानना जरूरी है कि जैसे जैसे आप टाइम स्केल देखोगे वैसे ही आपको पता चलेगा कि देखो जो कल्चरल चेंजेस थे, पहले ऐसा था, उसके बाद ऐसा हुआ, देन ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले लोग बहुत ही ज्यादा मोटे कपड़े पहनते थे, खादी के कपड़े पहनते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम तक, मतलब जैसे ही 1980s आने लगी, 90s आने लगी, 2000 का जो नया पीरियड था वो आने लगा, लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस था वो बहुत ज्यादा बदल गया था। लोग सिंथेटिक कपड़े इस्तेमाल करने लगे, सिंथेटिक फैब्रिक इस्तेमाल करने लगे, डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स अपने पहनावे में इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। तो यहाँ से भी फैशन सेंस कैसे लोगों के अंदर चेंज हुआ, इवॉल्व हुआ, तो ये अगर आपको जानना समझना है तो टाइम फ्रेम का जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिकल मूवमेंट कैसे शिफ्ट हुआ था, पॉलिटिकल माइंडसेट किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से चेंजेस हुए हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस सोसाइटी में कैसे हुआ है, इन सब के लिए भी हमें टाइम स्केल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज, कि कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स कब से कब तक कंटिन्यू था, कैसे कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स में चेंजेस आया, कैसे आया, बाद में कितने टाइम तक वो चेंजेस होता रहा, फिर कब वो स्टेबल हो गया, इसको समझने के लिए भी हमें टाइम स्केल की जरूरत होती है। एंड लास्ट, असिस्ट इन हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। ये तो हमने देखा ही है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को जानने के लिए, समझने के लिए, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस करने के लिए भी हमें टाइम स्केल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको टाइम स्केल के बारे में पता नहीं होगा तो आप लोग नहीं बता सकते हो कि पास्ट में जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुई है वो सही था, वो गलत था, सही था तो क्यों सही था, गलत था तो क्यों गलत था। क्योंकि आप लोग जब भी कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स को इंटरप्रेट करोगे तो उसका बेसिक बेस क्या रहेगा, तो उसका बेस रहेगा वो टाइम जोन, कौन से टाइम जोन पे कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट्स हुआ था, उसके ऊपर बेस करके ही आप लोग जजमेंट दोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे क्या हुआ था उसका जजमेंट आप लोग 2026 के बेस पे दोगे कि देखो उस टाइम पे लोग ये करते थे, वो करते थे, आज के डेट पे तो लोग करते नहीं है। ये तो बहुत ही बेतुकी कंपैरिजन हो गया, बेतुकी इंटरप्रिटेशन हो गया, राइट। जब तक आपको टाइम जोन के बारे में नहीं पता होगा, टाइम स्केल के बारे में नहीं पता होगा, आप लोग कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स का प्रॉपर, प्योर, न्यूट्रल इंटरप्रिटेशंस नहीं कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन को असिस्ट करने के लिए भी टाइम स्केल का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने टाइम स्केल क्या किसे कहते हैं ये देख लिया है, बेसिक यूनिट्स क्या है देख लिया है, हिस्टोरिकल इरास किसे कहते हैं, क्या होता है ये देख लिया है, आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल, स्टोन एज में कितने डिवीजन है, किसके बाद क्या आता है ये देखा है, और क्यों हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड किया है हमने ये भी देखा है। जो आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, किसी को कोई डाउट है जल्दी से पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग एमसीक्यू पे जंप करेंगे, मैं कहने जा रही थी जज करेंगे। किसी को कोई डाउट है, एनीवन? ओके, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग एमसीक्यू को शुरू करते हैं। फर्स्ट, विथ रेफरेंस, स्टूडेंट्स आप लोग अपना आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलो, विथ रेफरेंस टू द टर्म्स बीसीई एंड सीई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बीसीई years are counted backward in time. There is no year zero between 1 BC and 1 CE. BCE and CE are secular alternatives to BC and AD. Which of the statements given above is or correct? 1, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3. ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से आंसर दो, सोच के बताओ। क्या आंसर होगा?
बाकी स्टूडेंट्स भी अपना आंसर जल्दी से दें। देखो, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है? फर्स्ट, बीसीई ईयर्स आर काउंटेड बैकवर्ड इन टाइम। ये आपको पता है बीसीई ईयर्स में जो भी टाइम को काउंट किया जाता है वो बैकवर्ड में काउंट होता है, ठीक है? सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, जहां पे ये बोला जा रहा है कि देयर इज नो ईयर जीरो बिटवीन वन बीसीई एंड वन सीई। देखो, हम लोग इसके लिए थोड़ा-सा अपने मैप पे चलते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे बताया था बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसको मैंने न्यूट्रल्स बताने के लिए 0 बताया था। तो क्या ये एक्चुअल में 0 यहाँ पे मैंने पोस्ट किया है, यहाँ पे मैंने बताया है कि देखो ये 0 से शुरू होता है। एक्चुअली 0 मतलब अगर आप लोग टाइम स्केल को देखोगे तो 0 टाइम स्केल होता ही नहीं है, ठीक है? 0 टाइम स्केल नहीं होता है। बीसीई में लास्ट बीसी 1 है और सीई में फर्स्ट है, ठीक है? लास्ट 1 बीसीई पे एंड होता है और 1 सीई से क्रिश्चियन एरा की शुरुआत होता है और 0 करके कोई भी टाइम स्केल पे कोई भी डेट को नहीं दिया गया है, नहीं बनाया गया है। तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। ये क्लियर है? चलो। And the third statement, BCE and CE are secular alternatives to BC and AD. ये तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है? तो इसीलिए ऑप्शन डी will be the correct answer. Question number 2. Arrange the following archaeological periods of India in correct chronological order. यहाँ पे आप लोग को archaeological period of India को chronological order में अरेंज करना है। अभी जो हमने स्टोन एज के बारे में देखा है, इसको आपको बताना है कि सबसे पहले क्या था, क्या नहीं था। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हाँ, ये लो। ऑप्शन ए 3241, ऑप्शन बी 2341, ऑप्शन सी 3421, ऑप्शन डी 2431। पालो मेसोनियो, ये सही है। ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी स्टूडेंट का आंसर कहाँ पे है? ओके, जस्ट अ मिनट। Yes. Option A is the correct answer. 3241, right? 3 means Palu, then 2 Meso, Neo, and then Chalco. Very good. Question number 3. Which one of the following correct represents the sequence from the earliest to latest? देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये आप लोग अगर आपको पता है देन यू कैन आंसर, अदरवाइज मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता दूंगी। लेकिन फिर भी आई गेस कि आप लोगों को पता होगा कि गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर। मौर्यन, गुप्ता, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, मौर्यन, दिल्ली, गुप्ता, मुगल, गुप्ता, दिल्ली, मौर्यन, मुगल। क्या होगा? अच्छा, ऑप्शन बी अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। क्या होगा इसका आंसर? मैं बता देती हूँ। सबसे पुराना यहाँ पे हम्म नहीं डी, देखो, नहीं नहीं डी नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पुराना मौर्यन है, देन उसके बाद आता है गुप्ता एम्पायर, देन दिल्ली सल्तनत एंड देन मुगल एम्पायर। तो यहाँ से भी आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से प्रीलिम्स में, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट थोड़ा जल्दी आंसर दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, बिगिनिंग ऑफ द मैच्योर हड़प्पन फेज, rise of महाजनपदास, establishment of Mauryan empire, composition of the early Vedic literature। ठीक है, तो इसमें से कौन सा अगर आप लोगों को पता है देन यू कैन आंसर, अदरवाइज स्किप इट। क्योंकि अभी मैंने इन सबको डिस्कस नहीं किया है, तो अगर आप लोग आंसर देना चाहते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। इसका आंसर मैं ऐसे ही बता दूंगी। इसका आंसर होगा, देखो, सबसे पहले राइज ऑफ, अच्छा, हड़प्पा, जैसे 1, देन 2, ना नो,
सबसे पहले आता है 1 मैच्योर हड़प्पन फेज, उसके बाद आएगा 4 अर्ली वैदिक लिटरेचर, ठीक है? उसके बाद आएगा राइज ऑफ महाजनपदास एंड देन आएगा 3 1 4 2 3 इसका आंसर होगा। क्लियर? हाँ, बिल्कुल ना सी नहीं होगा बेटा, 1 2 ठीक है, लेकिन देखो इसके बाद ये मुझे भी लगा था, लेकिन फॉर अर्ली वैदिक लिटरेचर वैदिक पीरियड में ही आया था, जहाँ पे ऋग्वेदास, ब्राह्मणास, ठीक है, उपनिषद उन सबको लिखा गया था। तो सबसे पहले हड़प्पन आईबीसी होता है, उसके बाद वैदिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है? वैदिक सिस्टम वैदिक पीरियड होता है, तो वैदिक पीरियड में ही अर्ली वैदिक लिटरेचर को लिखा गया था। उसके बाद महाजनपदास आता है एंड देन मौर्यन एम्पायर को देखने को मिला है, ठीक है? तो इसीलिए 1 4 2 3 इसका आंसर होगा। समझ आया? और लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, which of the following is not generally regarded as a characteristics of proto-historic period? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता क्या है? पहले तो मुझे ये बताओ कि आप लोगों को पता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं? देखो प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब होता है, हाँ बिल्कुल, प्री राइटिंग एरा, नो रिकॉर्ड ऑफ राइटिंग, बिल्कुल। प्रोटो हिस्ट्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब होता है ये एक ट्रांजिशन फेज को डिनोट करता है। ट्रांजिशन फेज ऑफ व्हाट? ट्रांजिशन फेज बिटवीन नो रिटेन रिकॉर्ड्स और नो राइटिंग्स वर्सेस रिटेन रिकॉर्ड्स, ठीक है? मतलब हिस्ट्री का वो फेज जब इंसान के पास उस फेज से रिलेटेड कोई भी रिटेन रिकॉर्ड्स नहीं है, और इंसान का वो फेज हिस्टोरिकल वो फेज जहाँ पे हिस्टोरियंस के पास इंसान के पास रिटेन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो इस दोनों फेज का जो एक ट्रांजिशन फेज है, जो ट्रांजिशन पीरियड है, उसी को हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। क्लियर? क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। प्रेजेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन which of the following is not generally regarded as a characteristics of proto-historic period? Presence of archaeological remains, script exist but remains undeciphered, abundant written historical records, transition between prehistory and history. इसका आंसर क्या होगा? Anyone? सी नहीं होगा। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब ही होता है कि जहां पे रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है? स्क्रिप्ट एग्जिस्ट बट रिमेन्स अनडेसिफर्ड, ये भी नहीं होगा, ठीक है? बट ये होगा ट्रांजिशन बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पे हमें नॉट बोला है ना? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यस यस, यहाँ पे देखो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। हमें तो नॉट बोला है कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, गलत है। मतलब अबंडेंट ऑफ रिटन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इसका मतलब यही तो डिनोट करता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को, है ना? कि जहाँ पे कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है, ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है? तो इसीलिए सी नहीं होगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन समझ आया कि यहाँ पे नॉट बोला है? क्लियर है? बिल्कुल सही। तो चलो फिर आज का एमसीक्यू सारा कवर हो चुका है, ठीक है? तो आज के लिए बस यहीं तक था। आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, अदरवाइज़ मैं इस क्लास को यहीं पे हाँ, आफ्टर क्लास मैं आज और कल दोनों का ही पीपीटी सेंड कर दूँगी, ठीक है? चलो फिर, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू सो मच।